अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 13 के दौरान भी का बता दिया था कि हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल के हवाले से। मैंने बात की थी कि हम मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन है गालबन 17 के 18 क्वेश्चन है वो सारे के सारे अब सॉल्व करेंगे विद एग्जांपल्स और इनके जो प्रूफ हैं इंशाल्लाह वो भी करेंगे। तो एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर प्लीज़ पहले हमें चैप्टर नंबर 10 आप रेडी करवा दें तो ज़्यादा अच्छी बात है, मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा चलें बेहतर है मैं साथ ये काम भी कर ही देता हूँ, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ, ठीक है, ताकि जिन्हें ख़ास तौर पर मैकेनिक्स में इशू है वो इन चीज़ों को देख सकें, उन्हें मिल सकें। तो कोशिश कीजिए सिर्फ आप ही खुद ही इससे फैज़याब ना हो, बाकियों को भी फैज़याब करें। ये तो फ्री में है, इसमें कौन सी हर्ज है कि आप किसी को बताते हो तो बड़ा मसला बनेगा। ऐसी वैसी बात कोई नहीं है, ठीक है। जहाँ से आप खुद तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर बाकियों को भी बताएं, शेयर करें उनके साथ कि भाई मैं फ़लाँ जगह से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अगर वक़्त और किस्मत ने साथ दिया तो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह 14 के 14 चैप्टर जो है शेयर करूँगा, डिस्कस करूँगा, ठीक है। लेकिन अभी ज़ाहिर सी बात है वक्त जितना भी है, जैसा भी है, जो भी चल रहा है, इंशाल्लाह मैं फ़िलहाल कोशिश यही करूँगा। तो हमारे पास टोटल जहाँ पर जो टॉपिक्स गिवन है बुक के ऊपर पेज नंबर 203 से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। इसमें हमारे पास ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मौजूद है, उसके बाद मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मौजूद है, ठीक है, और उसके बाद पैराबोला ऑफ सेफ्टी मौजूद है, और नंबर 4 पे हमारे पास रेंज ऑन एन इनक्लाइंड प्लेन हमारे पास मौजूद है। तो हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। चैप्टर नंबर 10 है, मैकेनिक्स हम पढ़े हैं। तो चलो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। तो उससे पहले कि आज के लेक्चर के अंदर मैं कुछ जर्नलाइज बातें करूंगा, ठीक है, जिनमें इंशाल्लाह हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल के हवाले से। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल देखेंगे, टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल देखेंगे, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे, और जहाँ तक बात हो सकी इंशाल्लाह मैं आज के लेक्चर के अंदर, आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है हमारे पास, ठीक है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती क्या है। अच्छा, हम बात करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ज़मीन के ऊपर मूव कर रहा है तो याद रखिएगा उसकी मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं, यूनिडायरेक्शनल मोशन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टाइल के हवाले से हम ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दो तरह की मोशन है। मसलन मैं एक पाथ अगर ड्रा करूँ बेसिक सा, ठीक है, तो कुछ इस तरह की इसकी मोशन हमारे पास मौजूद होती है कि अब इस मोशन के अंदर हमारे पास दो पाथ बने, एक वर्टिकल बना है अपवर्ड और दूसरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास बना है, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात ये होगी। अब दूसरी बात इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्टाइल जो है बेसिकली 2D मोशन को हम कहते हैं, 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और दूसरा हमारे पास आ जाएगा वर्टिकल के हवाले से हम बात करते हैं, ठीक है। मसलन और एक बात याद रखिएगा, हम इस चैप्टर के अंदर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को कांस्टेंट रखेंगे, हम कोई बहुत मैक्सिमम एल्टीट्यूड की तरफ नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाइट की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। मज़ीद ये कि इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई प्लेन की ही बात करेंगे, यानी हम स्पेस के अंदर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बता चुका हूँ कि एयर रेजिस्टेंस
जो पार्टिकल जो है, दो बातें हम कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस और दूसरा कि ये पार्टिकल जो है ये बहुत दूर नहीं जाएगा ज़मीन की सरफेस से, ठीक है। इसलिए फिर हम क्या करेंगे कि वैल्यू ऑफ जी जो है कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। नंबर 2 पे हम जो एक्सेलेरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी जो मैग्नीट्यूड है कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि हम इसे वर्टिकल डाउनवर्ड ज़्यादा डिस्कस करें। चलें, एक बात ये होगी हमारे पास। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि हम एक बॉल को थ्रो करवाते हैं, कहाँ से, किसी पॉइंट से। एक पॉइंट मैंने किसी हाइट, ये हाइट h पे मेरे पास एक पॉइंट मौजूद है, यहाँ से एक मैं बॉल थ्रो करवाता हूँ। बॉल थ्रो करवाते हैं, ये कुछ इस तरह मूव करती है, ठीक है। अब यहाँ पर फिर हमारे पास बात मौजूद है कि इसकी जो मोशन इनिशियली तौर पर होगी वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन में होगी, ठीक है। और उसके बाद ये क्या करेगी, साथ साथ डाउनवर्ड भी मूव करना शुरू करेगी। ये जब ऑब्जर्व किया हमने कि बॉल ट्रेवल करेगी फॉरवर्ड और साथ साथ डाउनवर्ड भी। कब तक, तब तक जब तक ये ग्राउंड के साथ स्ट्राइक ना कर जाए। अब फर्ज कर लें कि मैं ये बात करता हूं कि जब बॉल को हमने पॉइंट ए से थ्रो करवाया, ठीक है। जब पॉइंट ए से हमने थ्रो करवाया तो उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी थी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल थी। तब तक वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल रही जब तक ये स्ट्रेट लाइन में, जब और उसके बाद जैसे ही इसके ऊपर ग्रेविटी ने इफेक्ट किया, उसकी बात मैं बाद में कर लेता हूँ, पहले मैं ये बात आप लोगों को क्लियर करवाता चला जाऊँ, ठीक है। तो हम ये बात करते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल है। फर्ज कर ले मैं इसे नाम दे देता हूँ Vx का, लेकिन हम आमतौर पर V0 का नाम दिया करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को। मैं Vx का नाम इसलिए यहाँ पर दे रहा हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, इसलिए Vx का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा कहाँ पर, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये बात कंडीशन याद रख लीजिएगा कि कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा कहाँ पर, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कब तक, तब तक जब तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमारे पास कोई ना कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो उस बॉल वगैरह के ऊपर, जबकि एयर फ्रिक्शन को हमने क्या करना है, यहाँ पर इग्नोर कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, तो वही सिर्फ फोर्स लग रही होगी ड्यूरिंग उसकी मोशन के दौरान या उसकी फ्लाइट के दौरान, और दूसरी फोर्स हमारे पास कौन सी होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, जबकि हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है कोई नहीं लग रही उसके ऊपर, ठीक है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है अनचेंज रहेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, अनचेंज रहेगी, ठीक है। और वो कितनी होगी वैल्यू उसकी, जिस तरह मैंने आगे कह दिया कि Vx ही होगी हमारे पास, ठीक है। कब तक, जब तक देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी जिसके साथ इसे थ्रो करवाया गया पॉइंट ए से, ये मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी है। इसके बाद अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली मूव करना है। याद रखिएगा यहाँ पर हमने इसे थोड़ा सा फर्क करके लिखना है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बस जी हमने बॉडी को मूव करवाया, एक कंपोनेंट मेरा बन गया अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस के डायरेक्टली बने, तो इन दोनों को वाजे करके फर्क करके रखें। तो अगर मैं बात करूं सिर्फ हॉरिजॉन्टल के लिहाज से, तो हमारे पास जो कंपोनेंट बनता है, हमने ये पढ़ा हुआ है, ये इक्वेशन S = VT मेरे पास मौजूद है। तो क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है तो S जो है ये मेरा बन जाएगा X, V बन जाएगा Vx, और टाइम वैसे का वैसे आ जाएगा। बस ये हो गया, ये आ गया हॉरिजॉन्टल के लिए। अब ज़रा मैं वर्टिकल के वाले से बात कर लेता हूँ कि द वर्टिकल मोशन ऑफ द बॉल, हमारे पास जो वर्टिकल मोशन है ये कोई मुश्किल नहीं है। हम इसमें भी ये कह सकते हैं कि जब बॉडी मूव करती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाता है, J के इक्वल आ जाते हैं, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन हो जाता है। और जिस तरह इस डायग्राम के अकॉर्डिंग
यहाँ पर ऑब्जेक्ट ऊपर की जानब तो जाएगा नहीं, इसलिए मैंने पहले भी बता दिया कि हमने जी की वैल्यू पॉजिटिव ही ज़्यादातर मेंशन करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है, नेगेटिव नहीं करनी। तो इसकी वैल्यू जो होगी जी की, एक बात ये होगी कि यहाँ पर ए इक्वल टू माइनस जे का कंसेप्ट नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो वर्टिकल मोशन सेम रहेगी किसके लिए, फ्री फॉलिंग बॉडी, ठीक है, जबकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सारी की सारी हमारे पास कौन सी थी, हॉरिजॉन्टल थी। एक बात ये होगी, ठीक है। तो लिहाजा वर्टिकल डिस्टेंस कितना है, सवाल ये पैदा होता है। तो ये हमारे, इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास हुआ करती थी एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वर्टिकल है तो वाई आ जाएगा, वी आई टी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वी आई मेरे पास जीरो, यानी वी आई वाई जो है जीरो है, ये सारे का सारा फैक्टर जीरो प्लस हाफ, एक जगह पे मेरे पास आ गया यहाँ पर जी, तो ये आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये निकला है 1/2 जी टी स्क्वायर निकला है, ठीक है। एक बात यहाँ तक होगी हमारे पास। अब आगे हम बात करते हैं, ये तो बात थी कि हमने किसी पॉइंट ए पर इसे थ्रो करवाया था। अब अगर किसी एंगल पर थ्रो करवाया जाए तो फिर मसलन कि हम कुछ इस तरह इसकी मोशन करवाते हैं, इस पॉइंट से मूव करवाते हैं, फिर क्या होगा, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल बन रहा है, कोई ना कोई एंगल थीटा बना रहा है। तो अब यहाँ पर इशू ये बनता है कि ये एक पाथ बना है किसके अंदर, एक्स वाई प्लेन के अंदर। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर इस पाथ को फिर हम कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, रिजॉल्व कर लेते हैं कहाँ पर, इनटू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स में, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ये बात क्लियर है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए। तो हम चले सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है जिसे फाइट किया गया है उससे सम एंगल थीटा से किया गया है। और ये बात भी आप लोगों को होगी कि किसी भी कर्व पाथ के ऊपर हमारे पास जो मोशन होती है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट लाइन ही हुआ करती है, ठीक है। जब इसकी मोशन अलोंग द टेंजेंट लाइन ही होगी, यानी यहाँ पर हम कुछ इस तरह बना सकते हैं कि ये डायरेक्शन कुछ ये होगी वेलोसिटी के हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ हमने एंगल थीटा बना लिया हुआ है। तो आगे हम मजीद बात करते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है मेरे पास वी आई है अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड वर्टिकल डायरेक्शन, यानी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो दोनों की जाहिर सी बात है। अब जैसे ही हमने इससे थ्रो करवाया तो ये इस तरफ भी मूव कर रहा है और ऊपर की जानब भी मूव कर रहा है, वर्टिकल अपवर्ड भी मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल भी मूव कर रहा है। तो हमने कह लिया कि फर्ज कर लें कि मेरे पास वेलोसिटी के जो इनिशियल वेलोसिटी है मेरे पास वी आई है, और इनिशियल वेलोसिटी के पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर एक्स वाई प्लेन के ऊपर हमारे पास, अगर जिस तरह मैं बात करता हूँ, अगर इस पॉइंट पर बात करूँ, इस पॉइंट पर बात करूँ, जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट के ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स बनते चले जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स से मुराद ये नहीं है कि दो से ज़्यादा बनेंगे, हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्योंकि डिफरेंट होगी तो इस लिहाज से कंपोनेंट्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी, जिसका मतलब यहाँ पर हमारे पास ये है, ठीक है। ये बात क्लियर क्लैरिफाई कर लीजिएगा। तो हमने ये बात कर लिया कि फर्ज कर लेते हैं कि जो डायरेक्शन है वी आई कॉस थीटा और वी आई साइन थीटा, ठीक है। वी आई साइन कॉस थीटा जो है ये हम हॉरिजॉन्टल के लिए, और जबकि वी आई साइन थीटा में यहाँ पर कुछ ज़्यादा मज़ीद गहराई में नहीं जाना चाह रहा कि हम वो बातें करें वो सारी की सारी, ये वी आई कॉस थीटा कहाँ से आ रहा है, वी आई साइन थीटा कहाँ से आ रहा है। तो ये 9th क्लास की फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर ये बातें आम मौजूद है, मैटर की मैथ फिजिक्स के अंदर, तो आप वहाँ पर जा करके ये डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी किसी का दिल चाहे तो कि यहाँ पर नहीं समझ आ रही यहाँ पर वी कॉस थीटा कहाँ से और वी आई साइन थीटा कहाँ से, तो वो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए फिर एक अलग वीडियो बना सकता हूँ। बहरहाल तो द हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन उस वक्त क्या होगी, मेरे पास हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन मजीद जीरो ही है। वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ऊपर की जानब जा रहा है, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, लिहाजा एक्सीलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरे पास क्या होगा, इस केस में ax इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो के। वजह क्या है? We have neglected air resistance and no other force is acting along the
डायरेक्शन, ठीक है, किसके वेट्स वर्टिकल कंपोनेंट्स ए वाई इक्वल टू हमारे पास जी आ जाएगा। बाद में दोबारा क्लियर करता हूं कि हमारे पास ए रेजिस्टेंस क्या है, हमने वी हैव नेग्लेक्ट ए रेजिस्टेंस, हमने ए रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है और नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रही, वही जो इनिशियल लग चुकी है वही लग चुकी है, उसके बाद मजीद तो लग नहीं रही, और मजीद ये कि ए रेजिस्टेंस भी हमने नेग्लेक्ट की हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन तो तब आता है जब हमारे पास फोर्स लग रही हो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये बात है कि व्हेन फोर्स एक्टिंग, जब फोर्स एक्ट करती है इट प्रोड्यूस एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन फिर पैदा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। अब फोर्स तो लग नहीं रही, तो लिहाजा मेरे पास ए एक्स क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, मैं दोबारा बात रिपीट कर देता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा एक्सीलरेशन 0 होगा। वजह यह है कि हमने ए रेजिस्टेंस को निगलेक्ट किया, नंबर 1। दूसरी बात यह कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ कि फोर्स लगे तो एक्सीलरेशन आता है। अब फोर्स उसकी डायरेक्शन में मजीद लग नहीं रही, फोर्स तो लग रही है सिर्फ डाउनवर्ड हर पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। इसलिए हम ये बात लिखेंगे कि वाई वाला कंपोनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन रखे हुए होगा। हैंस हम ये मजीद बात कर सकते हैं कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमारे पास है वी आई एक्स का, यानी इनिशियल कंपोनेंट किसका, अलोंग एक्स एक्सिस, वो कांस्टेंट रहेगा सारी मोशन के दौरान, जबकि हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएगी फिर वी आई एक्स, वी एफ एक्स फाइनल और वी आई एक्स, ये सारे की सारी वैल्यू क्या होगी, किस चीज़ की इक्वल होगी, वी आई cos थीटा के इक्वल आ जाएगी। एक बार ये आगे हमारे पास। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं किसकी, वर्टिकल मोशन की। तो ये मेरे पास है वी आई cos थीटा, वेलोसिटी का इनिशियल फाइनल कंपोनेंट सेम रहा, एक्सीलरेशन क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का होने का मतलब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू ही हमारे पास 0 होगी या सारा कुछ 0 होगा, ऐसी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट, हम ये बात कह सकते हैं। अब हम कंसीडर कर लेते हैं किस चीज़ को, वर्टिकल मोशन। तो हमारे पास इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट है वी आई cos थीटा, वी आई sin थीटा, इनिशियल कंपोनेंट है किसका, वेलोसिटी का, ठीक है, इन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का हमारे पास फिर इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम जरा लिख लेते हैं इस चीज़ को। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मोशन है जो कि हमने पढ़ा, कुछ इस तरह लिखते हैं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्योंकि अब हम y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो y कंपोनेंट हमारे पास निकल आएगा वी एफ वाई इक्वल टू वी आई मेरे पास है वी आई साइन थीटा, ठीक है। अगर कुछ इस तरह नहीं समझ आती तो मैं इसे रेज करता हूँ और हम लिख सकते हैं वी आई वाई प्लस माइनस जी ऑफ टी, माइनस जी क्यों है, वजह ये है क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड हमने थ्रो करवाया है, तो लिहाजा वी एफ वाई इक्वल टू आ जाएगा वी आई वाई हमारे पास है वी आई साइन थीटा माइनस जी टी, मेरे पास इसकी कंपोनेंट की वैल्यू आ गई। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड के हवाले से। तो मैग्नीट्यूड आप बेहतर जानते हैं कि मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, वी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कुछ इस तरह से वी एक्स फाइनल प्लस वी एफ वाई का फाइनल का स्केयर हमारे पास आ जाएगी। इसी तरह दोनों के दरमियान एंगल, कंपोनेंट्स के दरमियान जो एंगल फाइंड करना है, क्योंकि थीटा गिवन है तो लिहाजा मैं यूज़ करता हूँ टेंजेंट फाई इस्तेमाल कर लेता हूँ, और ये इक्वल टू आ जाएगा वी एफ वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वी एफ एक्स का कंपोनेंट। और यहाँ से फाई अगर हमने निकालना है तो ये निकलेगा टेन इनवर्स वी एफ वाई और वी एफ एक्स निकल आएगा। बस ये हो गया हमारे पास। आगे हम बात करते हैं हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। हाइट के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पहले बात कर चलें हाइट के बारे में बात कर लेते हैं। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर हम बात करते हैं कि मैक्सिमम हाइट टू बी अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, किसी भी प्रोजेक्टाइल की
वो मैक्सिमम हाइट जो कि वो अपनी मोशन के दौरान अटेन करता हो वो कहलाती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अच्छा जी। तो अब हाइट के हवाले से अगर हम बात करें तो मेरे पास जो कंपोनेंट है, देखिए एक बात याद रखें कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की जानब मूव कर रहा होता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पर जाकर के अगर डायरेक्टली बिल्कुल ऊपर की जानब हम इसे मूव करवा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर जाकर के इसकी मोशन क्या हो जाएगी, एक बार रुक जाती है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे यहां पर। याद रखिएगा ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल जब हम इसे थ्रो करवाते हैं इस पॉइंट से और ये किसी पॉइंट पर जाकर के गिरता है तो इस पॉइंट पर इसका जो इनिशियल कंपोनेंट होता है अलोंग वाई एक्सिस कोई ना कोई वैल्यू रखता होगा। ठीक है, सम वैल्यू इसकी होगी। लेकिन जब ये किसी पॉइंट पर जाकर के गिरता है तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ही गिरता है तो उस वक्त इस पॉइंट पर इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, फाइनल कंपोनेंट वी एफ वाई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, एक बात ये होगी हमारे पास। तो इनिशियली तौर पर ये कोई ना कोई वैल्यू रखता है। मज़ीद ये कि जब ये ऊपर की जानब जा रहा होता है मैक्सिमम हाइट की जानब तो उस वक्त इसका एक्सीलरेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल करते हैं, थर्ड सॉरी। तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर मेरे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिर एस जो है मेरे पास ये बन जाएगी अब हाइट, तो ये आ जाएगा 2, एक्सीलरेशन निकला माइनस जी। ठीक है, और एस निकला मेरे पास कौन सी चीज़ है, एच इक्वल टू वी एफ मेरा 0 और निश्चित तौर पर इसकी कोई ना कोई वैल्यू मौजूद है। और वी आई वाई के बारे में हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि वो किसके इक्वल होगा, मेरे पास वी आई साइन ऑफ थीटा होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये निकला है -2GH इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो नेगेटिव साइन यहाँ से ख़त्म, तो हाइट निकालनी है हमने, तो ये निकल आएगा वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2G। ये मेरे पास निकल आई कौन सी चीज़, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की हमने बात कर ली। उसके बाद अगर हम टाइम निकालना चाह रहे हैं तो टाइम के हवाले से एक बात याद रखिएगा, द टाइम टेकन फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, यानी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के पॉइंट से लेकर के वहां तक जहां तक उसने फ्लाइट की है। मसलन मैं इसे टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर हम बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर हम बात करते हैं किस चीज़ के हवाले से, रेस्ट टू रेस्ट, T0 टू T, ये जो टाइम लगा है इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम दे देते हैं। ठीक है, T0 टू T1 कह रहे तो ये मेरे पास टाइम निकलेगा। तो अब मज़ीद बात, इसका मतलब ये हुआ कि अब की बार मेरा जो हाइट है वो 0 होगी क्योंकि रेस्ट टू रेस्ट हमने बात करनी है। ठीक, वजह क्या है हाइट 0, क्योंकि बॉडी जिस हाइट से जिस लेवल से उठी उसी लेवल पे वापस आ गई। ठीक है, अच्छा जी। अब इसका एंगल कितना बन रहा होगा, यहाँ पे कार्बन थीटा बन रहा होगा। तो सेकंड इक्वेशन मोशन इस्तेमाल करते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एस यानी एच निकला है, वी आई टी तो ये मेरे पास निकल आएगा वी आई टी और ये बन जाएगा मेरे पास फिर माइनस हाफ जी टी स्क्वायर निकल आएगा। ठीक है, अच्छा जी। तो एच मेरा कितना है 0, एक बार ये होगी। वी आई इनिशियल कंपोनेंट मेरे पास कितना होगा, वी आई साइन थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो उस वक्त होता है कोई नहीं, तो लिहाजा कौन सा आएगा मेरे पास वही इस्तेमाल करें जो कोई ना कोई मौजूद हो। तो ये निकला है मेरे पास वी आई साइन थीटा और टाइम वैसे का वैसे ही, बात ये होगी। और ये दूसरी चीज़ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। थोड़े से सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा वी आई साइन थीटा और साथ टी निकला है, टी से कैंसिल कर दें एक तरफ का। तो यहाँ से मेरे पास निकल आएगा टी इक्वल टू 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी के। तो ये मेरे पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट निकला है।
इसी तरह रेंज अगर हमने निकालनी है तो रेंज क्या, रेंज भी याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करता है, यानी मैक्सिमम जो मेरे पास वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक ही बनेगी, ये मेरे पास मैक्सिमम रेंज होगी। रेंज का मतलब यहाँ पर हाइट के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास रेंज फिर क्या आ जाएगी, हम जानते हैं कि S इक्वल टू होता है V, ठीक है। S मेरा मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना, तो ये निकलेगा रेंज। तो R इक्वल टू यहाँ से किस चीज़ के इक्वल आएगा फिर मेरे पास, अलोंग एक्स एक्सिस ही कंपोनेंट, तो वी आई एक्स इंटू टी मेरे पास आ गया। तो वी आई एक्स की वैल्यू आप लोगों के पास हमारे पास कितनी आई हुई है, वी आई एक्स की वैल्यू थी हमारे पास वी आई काज ऑफ थीटा थी, जबकि टाइम की वैल्यू मेरे पास कितनी निकली है 2 वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। तो यहाँ से आर इक्वल टू मेरे पास हो गया किस चीज़ के 2 वी आई स्क्वायर साइन ऑफ थीटा काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। मैथ वाले बेहतर जानते हैं कि 2 साइन थीटा काज थीटा किस चीज़ के इक्वल होता है। तो यहाँ से रेंज इज इक्वल टू आ गई मेरे पास किस चीज़ के, वी आई स्क्वायर इंटू 2 साइन ऑफ थीटा काज ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ से रेंज मेरे पास आ गई किस चीज़ के इक्वल, वी आई स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा काज थीटा इज इक्वल होता है साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी के आ गए, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू रेंज तब होगी जब साइन 2 थीटा मेरे पास निकल आएगा मैक्सिमम। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि 2 थीटा इज इक्वल टू होगा किस चीज़ के, 90 के, यानी एंगल मेरा 90 इक्वल, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ गया 45 डिग्री के आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास यानी 45 डिग्री पे अगर हम थ्रो करवाते हैं तो मेरी रेंज की वैल्यू क्या निकलेगी, मैक्सिमम निकलेगी। इसका मतलब है, तो यही हम अक्सर बच्चे एमसीक्यूज भी और शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा बना करता है कि मैक्सिमम रेंज कब होगी। तो कॉमन सी बात है कि आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ 2 थीटा इज इक्वल टू 90 इस्तेमाल करें और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी 90 डिग्री की इक्वल आ जाएगी, तो हम ये कह देंगे कि ये क्या हमारे पास मैक्सिमम रेंज मौजूद है, ठीक है। उसके बाद छोटी छोटी टर्म मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ, नाम ही उनके ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर उसके बाद आगे हम बात अपनी स्टार्ट करेंगे। तो वर्टिकल प्लेन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन हमारे पास ये होता है कि जब वर्टिकल प्लेन हमारे पास जब हम कंसीडर करते हैं एक्स वाई प्लेन एज द वर्टिकल प्लेन, तो हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टली जबकि वाई एक्सिस को वर्टिकल अपवर्ड कहते हैं। प्रोजेक्टाइल क्या, प्रोजेक्टाइल हमारे पास होता है वो पार्टिकल जो कि प्रोजेक्ट किया गया एयर के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल इज अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम अ मूविंग प्लेन, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। इसी तरह एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ, मैं सारी की सारी टर्म लिख देता हूँ मेरे पास। नंबर 1 पे मौजूद मैंने बात की है वर्टिकल प्लेन के हवाले से, नंबर 2 पे मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्टाइल के हवाले से। लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, सुन लें अच्छे तरीके से क्योंकि ये को हमारे टॉपिक का हिस्सा। और नंबर 3 पे हम बात करते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के हवाले से। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, तो याद रखिएगा कि आमतौर पर हम अल्फा इस्तेमाल किया करेंगे। तो विच पार्टिकल मेक्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन या ओ एक्स वगैरह के साथ जो भी आप कह सकते हैं। इस तरह वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी, मैंने पहले भी बता दिया कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास होगी जिस वेलोसिटी के साथ हमें उसे प्रोजेक्ट कराएंगे, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया था कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं वी एक्स, लेकिन हम इस्तेमाल किया करेंगे यहाँ पर वी नॉट, तो वो मैं सिर्फ समझाने की हद तक ये बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मेरे पास क्या आएगी, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो पॉइंट जहाँ से हमने उसे प्रोजेक्ट करवाया उसे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का नाम दे देंगे। यानी पॉइंट ओ हम आमतौर पे कहते हैं जो कि रीजन भी कहलाते हैं हमारे पास मौजूद, इज अ पॉइंट ऑफ फ्रॉम वेयर अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड। इसी तरह ट्रजेक्टरी हमारे पास क्या है नंबर 6 पे, वो पाथ जिसके ऊपर वो प्रोजेक्टाइल मूव करता है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, ट्रजेक्टरी का नाम दे देते हैं। रेंज के बारे में मैंने आप लोगों से बात कर ली है कि रेंज हमारे पास नंबर 7 पे मैं लिख रहा हूँ। रेंज किस चीज़ का नाम है, रेंज मैंने बता दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और वेयर टू द पॉइंट वेयर प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड।
तो याद रखिएगा, यानी रेस्ट टू रेस्ट हमारे पास जो लेंथ बनती है उससे हम नाम देते हैं रेंज का। इसी तरह हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के हवाले से, और नंबर 8 पे हम छोटी सी टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या होगी, नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के हवाले से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास वो टाइम जो कि टेकन करता है फ्रॉम रेस्ट टू रेस्ट, ठीक है, फॉर मैक्सिमम रेंज या 0 टू मैक्सिमम। ठीक है, तो इसे हम नाम दे देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का नाम दे देते हैं। तो इंशाल्लाह हम एक इसका आर्टिकल कल से स्टार्ट करेंगे, और आर्टिकल के स्टेटमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। फाइंड द क्वेश्चन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विद स्पीड वी नॉट। ठीक है, हमने प्रोजेक्टाइल की स्पीड फाइंड करनी है वी नॉट नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे हमने फाइंड करना है एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन किस एंगल पे प्रोजेक्ट करवाया मैं बता चुका हूँ कि हम अल्फा इस्तेमाल करेंगे। और मज़ीद ये शो करें कि इसका पाथ जो है हमारे पास क्या है, पैराबोलिक है। तो इससे पहले कि मैं इसका प्रूफ भी स्टार्ट करूँ, तो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर पहले यह कर लूँ कि पैराबोलिक हमारे पास क्या होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, दूसरे लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम पैराबोलिक पाथ को, पैराबोला को ही पहले डिस्कस करेंगे, जो कि डाउनवर्ड ओपन होता है, क्योंकि हमारे पास जो प्रोजेक्टाइल है उसकी डायरेक्शन भी और उसकी जो मोशन भी है बज़ाहिरन ऐसे ही है जिस तरह सबसे नीचे, यानी डाउनवर्ड जो अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस हमारे पास जो पैराबोला ओपन होता है बिल्कुल उस जैसी होती है। तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आप उससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।